कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल में आपको सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसे कवर करवाया जाता है। और अभी हम लोग यूपी पीजीटी का जो हमारा सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसे यूनिट वाइज टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन में चल रहे हैं। और मेरी ये कोशिश है कि आप लोगों को बीच बीच में प्रैक्टिस भी करवाती रहूँ, इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट भी लगाती हूँ। उसमें 50 क्वेश्चंस को हम लोग टारगेट लेके चलते हैं। और ये जितने क्वेश्चन है उसका मैं क्विक आंसर आप लोगों को यहाँ पे दे देती हूँ। अगर आप लोग को नोट डाउन करना है तो आप लोग उसे नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर मेरे साथ आप सेट लगा कर देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर राइट हुए हैं। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, मेरी ये कोशिश थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ आप अपने कमेंट्स भी करें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स ही एक ऐसा माध्यम है जिसके साथ मैं आपसे जुड़ी हुई होती हूँ। तो उसे देखने से मैं मोटिवेट होती हूँ ताकि और आप तक और बेहतर क्लास को और बेहतर ढंग से लेकर आ सकूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब क्विक रिवीजन में हम लोग देखते हैं कि उन 50 क्वेश्चंस के क्या आंसर होने चाहिए। देखिए जितने भी क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यहाँ पे ईयर का नेम भी लिखा हुआ है। अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए, आप अपने पास रखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपके कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि जो व्यक्ति उपयुक्त नहीं स्थापित हो सके वो आगे बढ़ने के पात्र नहीं है। तो यहाँ पे आपके 4 थिंकर दिए हुए रहेंगे। तो उसमें से हर्बर्ट स्पेंसर जी ने उन्होंने यह कथन दिया था कि जो व्यक्ति उपयुक्त जिस स्थान पे वे है, अगर वहाँ पे स्थापित वो नहीं हो पाता है तो उसको फिर आगे बढ़ जाना का कोई उसका हक ही नहीं होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि किसने भूमिका संबंधों के संक्षिप्तीकरण को भूमिका विन्यास में भूमिकाओं को व्यक्त करने के एक तंत्र के रूप में प्रतिपादित किया है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा R.K. मर्टन जी के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि ये किसने माना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है। SF नेडाल जी ने बताया। फोर्थ क्वेश्चन है कि भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा R.K. मर्टन जी ने भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति एक विद्यालय शिक्षक है, वो उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है। ये सभी स्थितियां मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती है। तो उसकी परिस्थिति समुच्चय का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि विश्वासों और मूल्यों का वो समुच्चय या सेट क्या कहलाता है जो समाज की प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृत करे और एक वैकल्पिक व्यवस्था को विहित करे। तो उसे प्रति संस्कृति बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि कौन समुदाय के भीतर सामाजिक वर्गों के विभेदीकरण के द्वारा राज्य के आविर्भाव की बात करते हैं। तो कार्ल मार्क्स इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन 8 पूछ रहा है कि प्रत्याशित सामाजिकरण निम्नलिखित में से किसके कारण घटित होता है। तो संदर्भ समूह व्यवहार के कारण ये घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने वर्गों को श्रम के विभाजन के द्वारा सृजित और आनुवांशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूह के रूप में परिभाषित किया है। तो जी सुमोलोर ने इसे परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो सी ऑप्शन है गिडिंग्स समस्तरीय और विषम स्तरीय समूह, ये सही मेल नहीं है। समूह के एक संयुज द्विसंयुज और त्रिक के वर्गीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है। तो जी सेमेल को दिया जाता है। किसने सामाजिक गतिशीलता को 2 तरीकों सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन में वर्गीकृत किया है। तो P.A. सोरगन जी के द्वारा इसे वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्होंने मार्क्सवादी ढांचे के भीतर मध्यम वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आर डेहरनडॉर्फ में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के
साथ एक वयस्क सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्राथमिक समाजीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समाजीकरण के समतुल्य मानी जाती है? तो संस्कृतिकरण जो प्रक्रिया है वो समाजीकरण के समतुल्य मानी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक तथ्य जो अन्य सभी से परे अलग दिखता है वो यह है कि चारों तरफ पति पत्नी और अपरिपक्व बच्चे समुदाय के बाकी लोगों के अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं। यह किसने कहा है? तो यह R.H. लोवी जी के द्वारा बोला गया है। किसने अफ्रीकी जनजातियों चोगटा और ओमाहा की नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया है? तो A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने अफ्रीकी जनजातियों का अध्ययन किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दिया गया है, आप लोग मिलान करके इसका आंसर को दीजिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि सामाजिक परिवर्तन के दौर में इतिहास संस्कृति के दो प्रकारों अनुभाविक और संप्रदायात्मक के बीच आगा पीछा करता है? तो ये कथन सोरोकिन महोदय जी का है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्तरीकरण के प्रकारात्मक एवं संघर्षणात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? तो जी लंस्की ने इसके साथ सामंजस्य स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है कि एक्स एक कार्यालय में लिपिक है, उनके पिता एक पुलिस निरीक्षक थे और उनके दादा न्यायाधीश थे। वो किस प्रकार का परिवर्तन है? परिवर्तन देखिए उसका जो स्थिति है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये विषम स्तरीय अधोमुखी गतिशीलता है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने विकासवादी चरणों में समाजों के 4 प्रकारों सरल यौगिक, द्विगुणे यौगिक और त्रिगुणे यौगिक का अभिचिन्हित किया है? तो यह हर्बर्ट स्पेंसर जी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कलिबद्ध किया कि कोई भी समाज अपनी संरचना और प्रकारों दोनों दृष्टियों में अलग अलग होने वाली उप प्रणालियों की एक ऐसी श्रृंखला से बना होता है जिसका समूचे समाज के लिए महत्व होता है? तो यह पार्सन्स महोदय जी का कथन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि सभी संरचनाएं सामाजिक प्रणाली के कार्यकरण के लिए अपरिहार्य नहीं हैं? यह मर्टन महोदय जी का कथन है। दुर्खाइम जी के अनुसार आधुनिक समाज का कौन सा अनुक्रम सही है? तो विभेद, उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता, उच्च नैतिक घनत्व, क्षतिपूरक प्रतिबंध, सामूहिक चेतना की अल्पमात्रा, ये जो क्रम है यह क्रम सही है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मिथक की संरचना के अध्ययन से संबंधित है? तो सी लेविस्ट्रॉस जी मिथक की संरचना के अध्ययन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जा रहा है कि अनुक्रम चार्ट के अधोलिखित सोपानों का एक शोध परियोजना का संचालन करने में कौन सा क्रम सही व्यवस्थित होता है? तो ये समस्या के पहचान एवं संकल्पना निर्धारण, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है कि इस बात पर विचार करके संघर्ष और मतक की एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसने यह अनुभव किया है दोनों ही पहलुओं की संभावना कठिन है? तो ये आर डेहरन डफ जी का कथन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किन्होंने दो प्रकारों के संघर्ष नामत यथार्थवादी और अयथार्थवादी के बीच विभेद किया है? तो ये L.A. कोजर जी के द्वारा विभेद किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने इस बात पर जोर दिया कि निर्वचनात्मक प्रक्रिया वह संदर्भ जिसमें इसे किया जाता है कि व्यक्ति द्वारा अर्थ एवं स्वयं रचना का अनिवार्य तत्व है? तो यह कथन जो है एच ब्लूमर जी का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेड के अनुसार सामान्यकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य किन के सर्जक हैं? तो ये जो सामान्यकृत और ये आयमी की थोड़ी से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य बाहरी के रूप में प्रेक्षित संस्कृति के बारे में प्रश्न उठाते हैं के लिए वस्तुपरकता बरकरार रखते हैं, शोध का सुकुड़ करता है? तो ये जो कथन है व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य को इंगित करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति में अत्यधिक सुपरिचितता के कारण प्रेक्षण की तीव्रता की गंवाने की आशंका है? तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सहभागी प्रेक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पद्धति प्रायिकता निर्देशन के रूप में जानी जाती है? तो दी गई संकलता से संघर्षवद
संख्याओं द्वारा चयनित निदर्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा जा रहा है कि किसका यह मानना था कि समाज का अध्ययन मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता है। तो ये मैक्स वेबर जी का मानना था। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है कि विज्ञानों के अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय सही अनुक्रम से है। तो गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र ये सही अनुक्रम से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वही परीक्षण दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं लोगों द्वारा पूरा किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है। उसे परीक्षण, पुनः परीक्षण, विश्वसनीयता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अनुसंधान में वैधता निम्नलिखित में से किसका सूचक है। तो यह जिस सीमा तक एक मापन सत्य होने की गुणवत्ता रहता है और एक परीक्षण उसका मापन करने के अभिप्रेरित होता है, जिसका मापन करने के लिए निर्धारित होता है, इन दोनों को इंगित करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 39 पूछा जा रहा है कि सामाजिक अन्वेषण के क्षेत्र में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रचलन प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है। तो ये श्रेय फ्रेडरिक लेप्लेको जी को जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने जीवन वृत्त दृष्टिकोण का एक वैभिन्न, जिसे साहित्य लोक गाथा कहा जाता है, विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका थॉमस और जेनानिकी जी के द्वारा बोला गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 पूछा जा रहा है कि प्रभाववादी विकृति की संभावना कम करने के लिए अभिलेखों पर मात्रात्मक पद्धति में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो विषय वस्तु विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। एक पंक्ति व्यूह में एक मान इस तरह का है कि आधी मध्य ऊपर, आधी उसके नीचे है, तो इस मान को क्या कहा जाता है। तो इसे माध्यिका बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक केंद्रीय प्रवृत्ति में विचलनों के वर्गों का योग क्या कहलाता है। जैसे प्रसरण या वेरिएंस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसके विचार विधि सम्मत संकट के साथ बुने गए हैं। तो इसे जयवर हमरमास जी के द्वारा बोला गया है। विधि सम्मत संकट की बात इन्होंने की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कृति में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सभी प्रकार के ज्ञान सामाजिक रूप से रचित होते हैं और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं। तो दी सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, इसमें बात की गई है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि गॉफमैन की कृति प्रेजेंटेशंस ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ का केंद्रीय परिप्रेक्ष्य क्या था। तो यह नाट्य कला, ये डेली लाइफ है। गॉफमैन जी ने जो हमारा डर्मेटोलॉजी पेश किया था, नाट्यशास्त्र पेश किया था हमारे डेली लाइफ के बारे में, उसमें लेकर ही इसमें बारे में लिखा गया है। तो आई होप आप लोगों को आज का प्रैक्टिस सेशंस अच्छा लगा होगा। इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।